हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट रहेगी ये आपकी। ये यूनिट ऐसी है जो सिर्फ आपके एग्जाम तक आपकी हेल्प नहीं करेगी। इवन एग्जाम में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके एग्जाम में। ऑन टोटल एग्जाम का 10%, मतलब कि 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इट्स यूनिट से बनेंगे। आप कहोगे मैम 15 कैसे? बेटा 15 ऐसे, 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके पेपर 2 के जो हमारा पैटर्न है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर हमें रिसर्च वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो हो गए ना 15 क्वेश्चन। सो यू कैन से कि स्टेटिस्टिक्स हमारे पेपर में 10% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है। गॉट इट? एंड इवन ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम के बाद अगर आप पीएचडी करते हो या आप रिसर्च पेपर के ऊपर वर्क करते हो तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स काफी हेल्प करेगी। गॉट इट? तो इस यूनिट के अंदर मुझे हर स्टूडेंट का 100% फोकस चाहिए, साथ ही कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट इन क्लासेस को टालेगा नहीं। जिस दिन जो वीडियो अपलोड होगी उसी दिन आप वॉच करोगे एंड कंप्लीट करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इसके बाद सॉल्व करवाऊंगी। इसमें आप ये मान लो आपकी 7 to 10 क्लासेस रहेंगी जो हम आपके कंसेप्ट बिल्ड के ऊपर वर्क करेंगे। 3 to 4 क्लासेस के अंदर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैक्सिमम 15 क्लासेस में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? स्टार्ट करें अब अपनी क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? स्टैटिस्टिक्स आपका जो है वो मैथ से आया है। तो मैथ के अंदर आप कह सकते हो दिस इज योर सोशल साइंस। ये आपकी एक तरीके की सोशल साइंस है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना। मैथ है तो सारा का सारा काम डाटा के ऊपर होगा। तो डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, प्रेजेंट करना और ऑर्गेनाइज करना, ये सब हमारे स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस का पार्ट बनता है। तो ना स्टैटिस्टिक्स को ना अलग अलग आप कह सकते हो अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर इसका यूज होता है। लाइक बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का यूज हो सकता है। आप देख रहे हो कि मेरी सेल्स का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। आप ट्रेंड देखने के लिए यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में यूज हो सकता है आपका जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, पॉवर्टी क्या है एंड ऑल। हेल्थ केयर सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, हर जगह आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो बिकॉज इट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। स्टेटिस्टिक्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो भी फैक्ट एंड फिगर है उसको एनालाइज करके डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपका स्टेटिस्टिक्स। सो यू कैन से कि स्टेटिस्टिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर या फिगर, क्या? ग्रुप ऑफ नंबर या फिगर जो रिप्रेजेंट करती है कुछ इंफॉर्मेशन को, दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन जो किसी ना किसी ह्यूमन इंटरेस्ट की है या कोई सोशल इंटरेस्ट है। तो एक ऐसा डाटा या एक ऐसी फिगर या ग्रुप ऑफ नंबर जो रिप्रेजेंट करती है कुछ इंफॉर्मेशन को जो ह्यूमन इंटरेस्ट की है या सोशल इंटरेस्ट की है, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं स्टैटिस्टिक्स में जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे या टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। एक होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क पड़ता है? देखो, आप एग्जाम्पल लो, आप सब्जी बना रहे हो। फीमेल ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, नहीं रिलेट तो बाकी मेल भी कर पाएंगे, बनाते नहीं हो खाते तो ना।
आप सब्जी बना रहे हो, आपको सब्जी टेस्ट करनी है कि क्या इसमें नमक सही डला है। वो सब्जी टेस्ट करने के लिए क्या आप पूरी की पूरी सब्जी को खा के फिर बताओगे, या आप उसके छोटे से पार्ट में एक स्पून लेकर आप उसको टेस्ट कर लोगे। ऑफ कोर्स आप एक पार्ट लेकर छोटा सा उसको टेस्ट करोगे। तो ये क्या है, जहां मुझे पूरे डाटा के बारे में कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करना होता है, कुछ एजम्पशंस लेनी होती है, डाटा के बारे में बताना होता है, तो मैं पूरे डाटा की इंफॉर्मेशन ना लेके एक छोटे से पार्ट की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, और उसके स्टडी को फिर हम स्टेटिस्टिक्स बोल देते हैं। और जब मैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बात करता हूँ, हर इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि 11th क्लास के अंदर कॉमर्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, या मेरे को पूरे हरियाणा के अंदर ये देखना है कॉमर्स के कितने बच्चे हैं। तो एक मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं A to Z स्कूल्स का डाटा लूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं फेमस फेमस हर डिस्ट्रिक्ट से 4 to 5 स्कूल्स का डाटा ले लूं और उसका एवरेज कर लूं। तो जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, फर्स्ट पॉइंट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सेकंड पॉइंट ये कि इसकी टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, इसीलिए हमारा जो कंसेप्ट आया है वो आया है स्टैटिस्टिक्स का। तो जब आप पॉपुलेशन पे स्टडी करते हो, उसे बोला जाता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोला जाता है क्या, पैरामीटर। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, मतलब कि हाफ डाटा के ऊपर, हाफ तो नहीं, थोड़े से डाटा के ऊपर स्टडी करते हो, तो उसे बोला जाता है आपका सैंपल। मतलब कि आपने सब्जी का थोड़ा सा सैंपल लिया, पूरी सब्जी को नहीं खाया। समझ में आया, स्टैटिस्टिक पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, ये चारों टर्म क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ी, आगे चली। स्टैटिस्टिक्स की ना आपकी मेजर दो ब्रांचेस होती हैं। स्टैटिस्टिक्स की आपकी मेजर दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो आपको नाम से ही बता रही है, जो चीज जैसी है ना, एज इट इज, जस्ट उसको एज इट इज आपको बता देना है कि ये चीज ऐसी है। तो आप उसमें कोई अपनी बाइजनेस नहीं डाल रहे, तो आप कह सकते हो दिस इज ऑब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इन्फेरेंस की, इन्फेरेंस डाल रहे हो आप, चीजों को इन्फर करने की कोशिश करो, आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेट कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो चीज जैसी है उसको आप उसी तरीके से समराइज कर देते हो, उसे आप उसी तरीके से समराइज कर देते हो, न्यू ऑब्जर्वेशन को उसी तरीके से लिख देते हो, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आपकी मेजरली दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होती है। जो एक होता है उसे कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने कभी ना कभी छोटे क्लासेस में ये वर्ड सुना होगा, मीन, मीडियन, मैथ में भी आता था, मोड, इवन 11th में है, आई थिंक 11th में ही है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी है ये आपका। एक आपकी 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक। 12th में आती है फिर मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर ब्रांच आती है, वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या आता है, रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्जन। आज जो हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओनली एंड ओनली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ में आया? जो आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सबसे पहले ये होता क्या है? देखो, चीजों को ना उनके नाम से ही पकड़ने की कोशिश किया करो। सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल की बात हो रही है, मतलब एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मिड वैल्यू की बात हो रही है। तो सेंट्रल से मैं मिड वैल्यू पे आ सकती हूँ, जिसको मैं कह सकती हूँ आपकी एवरेज की बात हो रही है ना? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी एक वैल्यू है जो कि बहुत बड़े डाटा सेट को एक सिंगल वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट की मेरे पास लिस्ट है। इंग्लिश में स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 50। रोल नंबर 1 के मार्क्स आए 20, 2 के मार्क्स आए 45, 3 के मार्क्स आए 35, 4 के मार्क्स आए 42, 5 के मार्क्स आए 39 एंड अप टू 50 मार्क्स आए आपके 24। ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, जितने उनके मार्क्स आए हैं। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक ऐसा सिंगल नंबर चाहिए। मेरे को एक ऐसा सिंगल नंबर चाहिए जो ये बता दे कि मेरे बच्चों के एक्चुअली में मार्क्स आए कितने हैं। तो उसको बोला जाता है क्या? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफी सारे बच्चे अब यहाँ तक समझ भी गए होंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली आपकी एवरेज ही है। हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी एवरेज ही होती है। एवरेज आपकी यहाँ पे अब दो टाइप की है। एक है आपकी पोजीशनल एवरेज एंड एक है आपकी मैथमेटिकल एवरेज। पोजीशनल एवरेज जो है वो उसमें किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं होती, किसी तरीके की कैलकुलेशन नहीं होती। जस्ट पोजीशन के बेस पे आप एक सिंगल नंबर को ले लेते हो जो कि रिप्रेजेंट करता है हर मार्क्स को। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके स्टूडेंट के मार्क्स थे, आपने उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा दिया। 50 मार्क्स आपके पास 50 स्टूडेंट थे, तो 25th स्टूडेंट और 26 स्टूडेंट के मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपने इन दो मार्क्स की एवरेज निकाल दी, तो आपके पास एक सिंगल नंबर आ जाएगा। पोजीशन देख के नहीं, बाकी ये इस एग्जांपल को छोड़ दो, रुको, इस एग्जांपल को छोड़ दो, बताते हो, 1 मिनट 1 सेकेंड। देखो, पोजीशन इज लाइक कि आपको मार्क्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इधर से 3 बच्चों के मार्क्स हटा दिए, इधर से 3 बच्चों के मार्क्स हटा दिए, मिडल वैल्यू निकाल दी, पोजीशन के हिसाब से निकाल दिया आपने। ये होता है आपका पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज आपकी दो होती है, एक होती है मीडियन, एक होती है मोड। मोड क्या? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। आपके टोटल इस बच्चे के नंबर 10 थे, इसके नंबर 12 थे, इसके नंबर 10 थे, इसके नंबर 15 थे, इसके 12 थे, इसके 6 थे, इसके भी 10 थे। मोड क्या होगा इस डाटा का? मेरे को ये बता दो। मोड वो नंबर होता है जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। 10 कितनी बार आया है? 10 एक बार आ गया, 10 दो बार आ गया, 10 3 बार आ गया, 12 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 15 एक बार, 16 एक बार। सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ? 10। तो यहाँ आपका मोड बन जाता है 10। मीडियम क्या? इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में लगा दो। आपने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाया, 6 10 10 10 12 15, तीन एक नंबर और ले लो, 18। 3 नंबर को यहां से हटा दिया, 3 नंबर को यहां से हटा दिया, जो मिडल वैल्यू आ गई उसको बोल दिया मीडियन। किसी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करी, तो इसको बोला जाता है पोजीशनल एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी में दो चीजें, एक पोजीशनल एवरेज, एक मैथमेटिकल एवरेज। पोजीशनल एवरेज में दो चीजें, एक आपका मीडियन, एक आपका मोड। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलें आप सबकी
जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, वो है आपका मीन। मैथ से डरने वाले बच्चों के लिए खासकर मीन। मीन कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। मीन भी आपका 3 टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ज्योमेट्री को याद रखो जी से, तो जहां हम ग्रोथ की बात करते हैं वहां ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। एच और एम, देखो एच भी ऐसे ही बनता है और मेरा तो कई बार एम भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा कर देती हूँ, राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो ये सिमिलर सिमिलर से है ना। तो जहां दो चीजों की या दो यूनिट को कंपेयर किया जाता है वहां यूज होता है हार्मोनिक मीन। मैं एग्जांपल भी दूंगी, मैं प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगी, डोंट वरी। एंड अर्थमेटिक मीन क्या, आपकी सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज होती है आपकी अर्थमेटिक मीन। अभी सिर्फ मुझे इतना बताओ, पोजीशनल एवरेज क्लियर है? मैथमेटिकल के अंदर आएगा क्या? 3 चीजें आएंगी, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सिर्फ नाम समझ में आए हैं? सिर्फ नाम। आगे अभी मैं करूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन सिंपल आपकी एवरेज है। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है 2, 5, 8, 15, 20, 28, 32। सम कर लो, 8 2 10, 10 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 50 60 70 82, 82 और 28, बाय चांस इट बिकम 100। एंड कितने नंबर ऑफ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 प्लस 1 7। पॉइंट में आंसर आएगा, एवरेज का आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से क्वेश्चन आता है वो है आपकी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज से। पहली प्रॉपर्टी लिखो, सम ऑफ डेविएशन। मैं प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, डोंट वरी। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। एक्सप्लेन कर दो जी, अभी करते हैं एक्सप्लेन। अर्थमेटिक मीन यही ले लें, 2, 5, 8, 15, इतना ही ले लेते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, पहले तो निकालो इसका एवरेज। 8 to 10, 10 and 5 15, 15 plus 15 30। 4 डिवाइड होगा नहीं, मैं आंसर पॉइंट्स में नहीं लेना चाहती, सिर्फ इतना ही ले लो। ऑब्जर्वेशन है हमारी 3, 5, 8 to 10 एंड 15। सम कितना आ गया? 15 आ गया। एवरेज आ गई आपकी 15। अब इस 15 से निकालना है आपको डेविएशन। डेविएशन क्या? डिफरेंस। -15, तो यहाँ आपका 15 में से 2 को माइनस करेंगे, सॉरी 2 में से 15 को माइनस करोगे, माइनस का 13। 5 में से 15 को माइनस करोगे, माइनस का 10। अरे क्या कर रही हूँ मैं, 15 एवरेज थोड़ी ना, एवरेज तो 5 आएगी। सॉरी गाइस, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों सो गया आज, इतनी सिली मिस्टेक तो कभी होती नहीं है, बट हो गई आज। एवरेज तो यहाँ आपकी 5 आएगी। एवरेज आ गई आपकी 5। इस 5 से आपको डेविएशन लेना है। 2 - 5 माइनस का 3, 5 - 5 0, 8 - 5 प्लस का 3। तो 1 प्लस के 3 से 1 माइनस का 3 कट गया। तो जब आपने सम
आपने डेविएशन निकाला और उसका सम करने की कोशिश की तो ये आपका जीरो आ गया। सम ऑफ डेविएशन, अगर आप अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकाले हुए डेविएशन का सम करते हो तो वो जीरो आता है। ये बोलती है आपकी ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो। क्लियर हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर दिया मैंने? होप सो ऐसे मैंने क्लियर कर दिया है, डोंट वरी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे अर्थमेटिक मीन की? वो है सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मतलब क्या है? मतलब ये है which is less than the sum of square deviation of item from any other value। मैडम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? जी हाँ बेटा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना। ये बोल क्या रही है देखो, सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 258 258 ये हमारी क्या है? डाटा दे रखा है। फोर सिक्स, थोड़ा सा बड़ा डाटा कर लो भाई ताकि बेटर चीजें समझ में आए। सम ऑफ डेविएशन, पहले तो इसका एवरेज निकालो। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25, तो एवरेज आ गया क्या आपका? 5। 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 आपका एवरेज आ गया। सम ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ आइटम, सबसे पहले इसका क्या करना है आपको? एवरेज से सभी नंबर का डेविएशन निकालो। क्या निकालना है? डेविएशन। देखो एवरेज क्या है? एवरेज आपकी 5 है। 2 माइनस 5 माइनस का 3, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 प्लस का 3, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1। अब इस जो ये डेविएशन आई है, इस डेविएशन का आपको करना है स्केयर। 3 का स्केयर 9। देखो जब हम किसी नंबर का स्केयर करेंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी ना। तो 3 का स्केयर 9, 0 का स्केयर तो 0 ही रहेगा। 3 का स्केयर अनदर 9, 1 का स्केयर 1 एंड 1 का स्केयर 1। सम करो इसका। क्या है इसका सम? 9 9 18, 18 इंटू 20। ये तो लिया हमने डेविएशन किससे? एवरेज से। अब एवरेज के अलावा किसी और नंबर से डेविएशन लो। अब आप यहाँ डेविएशन लो 4 से। आपकी एवरेज 5 थी लेकिन अब आप डेविएशन लोगे 4 से। किससे डेविएशन लेना है? 4 से। 2 माइनस 4 माइनस का 2, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2। अब इसका स्केयर करो। 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4। टोटल करो। 16 प्लस 4 20 एंड 5 25। ये बोल रखा है यहाँ पे, अब इसको पढ़ो। सम ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। जब आप डेविएशन लेकर
उसका स्केयर करोगे और वो डेविएशन कब कहाँ से लिया आपने, अर्थमेटिक मीन से, तो वो हमेशा मिनिमम आएगा, विच इज लेस देन, वो किससे मिनिमम आएगा, वो उससे मिनिमम आएगा जब आप सम ऑफ स्केयर डेविएशन करते हो अर्थमेटिक मीन के अलावा किसी भी अदर नंबर से। जैसे हमने यहाँ पे पहले अर्थमेटिक मीन हमारा 5 था, 5 के थ्रू जब हमने डेविएशन निकाला तो हमारा 20 आया, लेकिन 5 के अलावा किसी और नंबर से डेविएशन निकाला, जैसे हमने 4 से डेविएशन निकाला तो हमारा 25 आया। आप कहोगे मैडम आपने छोटे नंबर से डेविएशन निकाला, ये इसीलिए बड़ा नंबर आया। तो एक काम करते हैं, इस बार आपकी एवरेज से एक नंबर बड़ा डेविएशन निकाल लेते हैं। इस बार हम डेविएशन निकालेंगे 6 से, ठीक है। इस बार डेविएशन निकालो 6 से। 2 माइनस 6 माइनस का 4, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 माइनस 6 0। कर लो, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सेम वही आ गया 25। हाँ, अभी भी ये ज्यादा आया। समझ में आई है सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको? समझ में आई? ये दो मेन प्रॉपर्टी हैं आपकी अरिथमेटिक मीन की, इसके अलावा भी काफी सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, वो आप इजीली समझ जाओगे। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जोर लिख लो, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाओगे। नेक्स्ट आपकी अफेक्टेड बाय ऑल वैल्यूज, अफेक्टेड बाय ऑल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा दे रखा है 2, 4, 8, 18 एंड 1000, तो इसकी जो आपकी एवरेज निकलेगी 4 प्लस 2 6, 6 6 12, 12 प्लस 12 44, तो ये आएगा 1044। डिवाइड एक नंबर और बढ़ा लो, इस 4 की जगह 5 कर लो, तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 0, एवरेज आ गई 290। तो एक नंबर की वजह से आपकी एवरेज यहां तक बढ़ गई। वहीं पे अगर हम इन चारों की एवरेज लेते हैं, 5 8 प्लस 2 10, 10 और 18 28, 28 एंड 5 33, 33 डिवाइडेड 4, अगेन वैसे पॉइंट में आएगा, 4 5 4 6 4 7 28, 4 8 जा 32, 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब जहां आपकी एवरेज 8 पॉइंट समथिंग आनी थी, एक वैल्यू की वजह से वो एवरेज 209 आई है। तो ये क्या है कि मीन आपकी अफेक्ट करती है बाय दी ऑल दी वैल्यू, इवन एक्सट्रीम्ड वैल्यू से भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आप कह सकते हो जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा बिटवीन होगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के। arithmetic mean is always lie between the smallest and the largest number. Next, अगर arithmetic mean के अंदर आने वाले डाटा को आप किसी सेम नंबर से, सेम या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करते हो तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना। इसका प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगी, खुद एक बार करके देखना चेंज करके, और फिर ये देखना एवरेज में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, या फिर क्या पता मैं गलत बता रही हूँ, तो ये आप खुद करके देखोगे। अर्थमेटिक मीन समझ में आ गया। हार्मोनिक मीन पे चले, चलिए आगे चलते हैं हम अपने हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डाटा वैल्यू। ये क्या लिख दिया? ये लिख दिया बेटा, दो नंबर हैं,
ए एंड बी, इन दोनों का आपको हार्मोनिक मीन बताना है। तो हार्मोनिक मीन को क्या करना है, सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दो इनका। रेसिप्रोकल क्या, 1/a 1/b। देन रेसिप्रोकल ऑफ डाटा वैल्यू, अब डाटा वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि बाय 2, एवरेज निकालने के लिए बाय 2 आएगा। अब जो ये आया इसको भी उल्टा कर दो, इसको उल्टा क्यों कर दो, 2 को ऊपर लिख दो, 1/b 1/a को नीचे कर दो, 2 1/a प्लस 1/b, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ आपका। लास्ट में जब आप इसका एलसीएम लोगे ए एंड बी का, तो ये बनेगा आपका 2ab अपॉन a प्लस बी। ये आपके हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। हार्मोनिक मीन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डाटा वैल्यू। मेन जो क्वेश्चन आता है, अगेन मैं बता रही हूँ, प्रॉपर्टी से आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिजिडली डिफाइंड होता है, रिजिडली डिफाइंड होता है। आप चीजों को एक बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इवन यू कैन कैलकुलेट इट विद नेगेटिव वैल्यू। कोई नेगेटिव वैल्यू भी अगर आपको दे रखी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेगेटिव वैल्यू आपकी अर्थमेटिक मीन में भी कैलकुलेट हो सकती है, बट नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी ज्योमेट्रिक मीन में दे दी जाती है तो वो कभी कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं एंड किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर आपका 0 ही आ जाएगा। बट अगर कोई वैल्यू 0 है ना, तो आप अर्थ हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरी a की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती तो मैं एलसीएम कैसे ही ले पाती। तो अगर कोई वैल्यू 0 है तो आप हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट नेगेटिव में कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, और बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट भी ये आपको नहीं देता है। समझ में आया, इतना ही था। ये 4-5 पॉइंट हैं, 3 ये मैंने लिखे, 1-2 ये मैंने आपको एक्सप्लेन करे, लाइक कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये सब इसमें आपको समझ के चलना था बस, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन एक पॉइंट और याद ऐड ऑन कर लो प्लीज। हार्मोनिक मीन आपका 2 यूनिट के कंपैरिजन पे यूज होता है। 2 यूनिट को जब आपको कंपेयर करना होता है तब आप हार्मोनिक मीन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है? अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज करते हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये यूज करते हो ना एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मेरे को ये बताना। तो क्या ये एवरेज स्पीड है? हाँ, ये एवरेज स्पीड ही है। तो एवरेज स्पीड क्या है आपकी, हार्मोनिक मीन है। गॉट इट। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन आपका यूज होता है जब आपका रेट में कोई चेंज आता है, चेंजिंग इन रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड में आपके जब रेट के अंदर चेंज आता है तो उस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंट्री की पॉपुलेशन 10,000 है, कंट्री की तो नहीं होगी, एक डिस्ट्रिक्ट की मान लो, एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 10,000 है, और ये बोल रखा है ये पॉपुलेशन आपकी 2021 में है, और ये पॉपुलेशन हर बार आपकी 10% से इंक्रीज हो रही है। तो मेरे को ये बताओ कि 2025 के अंदर ये पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उस केस में आपका क्या यूज होगा, उस केस में यूज होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। एंड यू कैन से जहां आपके सक्सेसिव की बात होती है, सक्सेसिव मीन्स लगातार चेंजेस की बात होती है, तो वहां आपका ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू
जीरो या नेगेटिव आ गई तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्या फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू ए बी, जितने भी आपके नंबर दे रखे हैं ये सब आपके मल्टीप्लीकेशंस के होते हैं, मल्टीप्लीकेशंस के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 2 4 27, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n कितना है 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 27 का रूट, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा यहाँ 3 और 27 के लिए आप लगा सकते हो ये है 3 का क्यूब, तो अंदर बच गया मेरा 2 इंटू 3, ये एक 3 बाहर मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस 3 से ये 3 कट के आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन। एक रिलेशनशिप, ये वाला पॉइंट याद रखना भाई, ये वाला कि ज्योमेट्रिक मीन अगर जीरो या नेगेटिव वैल्यू है तो कैलकुलेट नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? चेंजिंग रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट भी याद रखना। और क्या क्या याद रखना है? हार्मोनिक मीन वैल्यू जीरो है तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो कैलकुलेट हो जाएगा। मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन में एक पॉइंट और लिख लो, कांट कैलकुलेट, कैन नोट कैलकुलेट इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये सोच सोच के पॉइंट लिख रही हूँ ना, इनको ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ही आते हैं और सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से आपके प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये कांट कैलकुलेट इन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी क्लोज एंडेड, एक होती है ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड क्या? जिसमें आपको दे रखा है लेस देन या मोर देन। ऑजाइव वाला कंसेप्ट पढ़ा है, लेस देन ऑजाइव, मोर देन ऑजाइव, लाइक ये बनता था आपका, ये आपका मीडियन होता था। आपको टेबल दे रखी है 0 to 10, 50 मार्क, बच्चों के मार्क्स हैं 12, रोल नंबर 10 टू रोल नंबर 20, मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज आपके 18, 20 टू 30, मार्क्स आपके 24, 30 टू 40, मार्क्स आपके 16, 40 टू 50, मार्क्स हैं आपके 14। तो ये क्या है, जहां मैं ये लिख देती हूँ, इस वाली टेबल को ना बना के मैं कह देती हूँ लेस देन 10, कितने बच्चे हैं? 12, लेस देन 20, कितने बच्चे हैं? 30, लेस देन 30, कितने बच्चे हैं? 44, लेस देन 40, कितने बच्चे हैं? 60, लेस देन 50, कितने बच्चे हैं आपके? 64। तो जब आप इसकी हेल्प से ये कर्व बनाते हो कि 10 20 30 10 20 30 40 50 60, और यहाँ जो ये नंबर प्लॉट करोगे ये है आपकी ओपन एंडेड। ये एग्जाम्पल है आपका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है? जहां पे आपको या तो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पता या आपको मिनिमम वैल्यू नहीं पता। जैसे आपने ये लेस देन लिखा है, ऐसे ही आपका मोर देन भी आ सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड क्या है? जहां पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू भी पता है एंड आपको छोटी वैल्यू भी पता है। जैसे यहाँ पे छोटी वैल्यू है 10 और बड़ी वैल्यू है 20। अगर आप बात करते हो लेस देन 10, तो हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स नेगेटिव में हो। इवन यहीं पे अगर आप बात करते हो मोर देन 40, मोर देन 40, तो ये नहीं पता 40 से कितने ज्यादा की बात हो रही है, हमें आगे की नहीं पता, तो उसको कहा जाता है आपका ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट भी? क्लियर हुआ? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की कॉम्बिनेशंस पे चलें। कंबाइंड प्रॉपर्टीज जो है इनकी, मतलब कि रिलेशनशिप देखें।
अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशनशिप क्या है? अर्थमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशनशिप क्या है? कोई भी एक टेबल ले लें, प्रैक्टिकली देखेंगे। आज तक देखा होगा आपका, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है तो कैसे है, छोटा है तो कैसे है। आप एग्जाम्पल ले लो, आपको डाटा दे रखा है 2, 4, 8। सबसे पहले निकालो इसका अर्थमेटिक मीन। 4, 8 and 2, 10 and 14. 14 divided by 3, 6.67 आंसर आएगा। उसके बाद निकालो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन 2 into 4 into 8, ये आ जाएगा इसका 1/3। इसका आंसर आएगा आपका 4। उसके बाद निकालो आप इसका हार्मोनिक मीन। 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसका आंसर आएगा आपका 3.43। कैलकुलेट कर लो। तो हम जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो है आपका अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होगा या बराबर देन ज्योमेट्रिक मीन then harmonic mean, and you can say here hence proved, hence proved। ये रिलेशन समझ में आया? ये हुआ हमारी मैथमेटिकल एवरेज सारी। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा पोजीशनल एवरेज। इसके अंदर पोजीशनल एवरेज में क्या है आपका मीडियन है। मीडियन क्या है? मिडल मोस्ट वैल्यू, वो वैल्यू जो आपके मिड के अंदर आती है, मिडल मोस्ट वैल्यू या मिडल मोस्ट नंबर जो हमेशा एंड हमेशा, मीडियन ऑलवेज एंड ऑलवेज लाई बिटवीन मीन एंड मोड। मीडियन हमेशा मीन एंड मोड के बीच में रहता है। अगर आपका इवन डाटा सेट है तो आप करोगे n+1/2। ऑड डाटा सेट है तो आप करोगे n/2। क्लियर? इसको डेटरमाइन किया जा सकता है व्हेन क्लास इंटरवल इज ओपन एंडेड और नॉट इक्वल विड्थ। अगर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल है तो भी कैलकुलेट हो सकता है। एंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम फ्रॉम द मीडियन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन is minimum when taken from median। मैंने आपको मीन की प्रॉपर्टीज बताई, कुछ एक ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारे मीन की थी ना। मीडियन की प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली डाटा लेकर आप ट्राई करोगे, अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो टारगेट रखते हैं इस पे भी सेम पिछले वाला ही 10 कमेंट्स। 10 कमेंट्स आते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। गॉट इट? आगे चलो मोड पे। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्कर। एक डाटा सेट के अंदर एक वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसे कहा जाता है मोड। अब मेरे को ये बताओ 2, 4, 8, 6, 12, 18, इसमें से हमारा मोड क्या बनेगा? इसमें तो हर वैल्यू ही एक बार रिपीट हो रही है। तो जहां पे भी आपके मोर देन 3 मोड आ जाते हैं उसे बोला जाता है मल्टीपल मोड।
इसी वजह से मल्टीपल मॉड की वजह से हम एक एम्पेरिकल रिलेशन देखते हैं मीन मीडियन मोड के अंदर। जिस टाइम पे हम कोई सिंगल मॉडल वैल्यू नहीं निकाल पाते, मीन और मीडियन की हेल्प से हम मॉड को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल रिलेशन। अब ये एम्पेरिकल रिलेशन क्या है? एम्पेरिकल रिलेशन के अंदर आपका फॉर्मूला यूज होता है मोड को निकालने का, जो कि है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपका वहां यूज होगा वेयर योर मॉड इज मल्टी मोड एंड इल डिफाइंड। मल्टी मोड को ही आप कहते हो इल डिफाइंड, जहां आप मोड को डिफाइन नहीं कर सकते। मॉड के अंदर अगर 3 से ज्यादा है तो आपने मल्टी मॉडल। मैडम अगर 2 हैं या 3 हैं तो क्या? 2 है तो इसको बोला जाता है बाई मॉडल, 3 है तो इसे बोला जाता है ट्राई मॉडल। मोड बेस होता है कंसंट्रेटेड वैल्यू पे, मिडल वैल्यू पे। इस चीज का ध्यान रखना। मोड इज बेस्ड ऑन concentrated value, most affected by fluctuation of sampling। याद रखना मैंने वर्ड यूज किया है सैम्पलिंग, नॉट पॉपुलेशन। मोस्ट affected by fluctuation of sampling। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सैम्पलिंग के अंदर, पैरामीटर के अंदर, सैंपल के अंदर, स्टैटिस्टिक्स में सारा क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया? इवन इट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इसको तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी दे रखी है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मोड को एक आपका बैड मेजर कंसीडर करने के रीजन, इल डिफाइंड बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, सॉल्विंग बाय डिफरेंट मेथड गिव डिफरेंट रिजल्ट, गिव डिफरेंट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, देखो नींद आ रही है फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम फिर भी शेयर नहीं करते। देखो अब फॉर एग्जाम्पल इसी डाटा को लेके चलते हैं 2 4 8 6 12 18। 2 4 8 2 4 8 6 12 18। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। इसका पहले निकाल लो मीन। 4 and 2 6 6 6 12 12 12 24 24 18 and 8 8 8 16 16 plus 4 20 0 2 2 2 4 and 1 5 50 आ गया। चलो कोई नहीं, वैसे पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन फिर कोई नहीं। 50 आ गया, 50 को डिवाइड करो 6 से, 6 9 जा, 9 जा पे नहीं जाएगा, 48 पे जाएगा। 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18 एंड अगेन 2 0। 8.33 हमारा क्या आ गया यहाँ पे? मीन आ गया। इसको मैं 8 ही ले लेती हूँ चीजों को सिंपल करने के लिए। मोड क्या आएगा? मोड इसमें एक वैल्यू और ऐड ही कर देती हूँ इससे अच्छा मैं, क्योंकि मोड भी नहीं निकल पाएगा आपका, वो भी फिर पॉइंट, मोड तो पॉइंट में नहीं आएगा। 8 + 6 6 6 12 14, तो मोड आएगा आपका 7। तो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसका मोड निकालती हूँ, अरे मीडियन आया ये आपका 7, मोड नहीं। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोड निकालती हूँ तो क्या फॉर्मूला होता है? 3 मीडियन माइनस 2
मीन 7 3 जा 21 माइनस 8 2 जा 16। आंसर आ गया आपका 5। लेकिन वैसे कोई भी आपके मॉड का आंसर नहीं पा रहा, जब इस फॉर्मूला को यूज किया तो मोड आ गया आपका 5। इसीलिए ये एक बेस्ट मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड से सॉल्व करने पे मोड का अलग अलग रिजल्ट आता है। मोड को ही आप फैशनेबल वैल्यू भी बोलते हो। मोड को क्या फैशनेबल वैल्यू बोलते हो, क्योंकि मोड का जो ज्यादातर यूज होता है वो आपको ट्रेंड्स देखने के लिए यूज होता है कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। डिमांड को देखने के लिए यूज होता है, किस चीज की डिमांड है, इसीलिए इसे आप फैशनेबल वैल्यू भी बोलते हो। समझ में आया यहाँ तक? आप एक बार थोड़ा सा रीड कर ले जो भी हमने आज पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। स्टैटिस्टिक्स शुरू किया था, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को समझा कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की मेन आपकी दो ब्रांच होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगेन आपकी दो होती हैं, एक है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी एंड एक है आपकी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड आता है, जो हमने आज के क्लास में कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? वेरिएबिलिटी को करेंगे। वेरिएबिलिटी में क्या है? वेरिएबिलिटी के अंदर आपकी रेंज है, वेरिएंस है एंड आपकी डिस्पर्जन है। गॉट इट? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जो जैसा है उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना। बस काम क्या होता है? चीजों को ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल डाटा को निकालना। यूज किया जाता है मीन, मीडियन, मॉड के अंदर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे पॉइंट हम कल की क्लास में कवर करेंगे। गॉट इट? आज के क्लास में किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, थोड़ा सा और पढ़ लें। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी देखा हमने, क्या है ये आपकी एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे डाटा सेट में से, हेल्प करता है चीजों को समराइज करने में। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिंगल वैल्यू के अंदर समराइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने दो चीज देखी, एक होती है आपकी पोजीशनल एवरेज, एक होती है आपकी मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आता है आपका मीन। मीन क्या है? मीन का मतलब है आपकी एवरेज। मीन हमारी तीन टाइप की, एक है आपकी अर्थमेटिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जब टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होता है, टाइम पीरियड के साथ चेंज आता है ओवर ए टाइम पीरियड, तो उस केस के अंदर आपका ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। हार्मोनिक मीन आपका यूज होता है दो यूनिट को जब कंपेयर किया जाता है, जिसके अंदर एग्जांपल ये हमने स्पीड एंड टाइम का। अर्थमेटिक मीन का आपका सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। गॉट इट? उसके बाद आगे हमने देखा मोड क्या हो, मीडियन क्या होता है? मीडियन जो आपका जब आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हो तो मिडल मोस्ट वैल्यू ही हमारी मीडियन होती है। इट कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ओड नंबर एंड द इवन नंबर। ऑड नंबर के अंदर कैलकुलेट करना है तो आपका होगा n डिवाइडेड बाई 2, इवन नंबर के अंदर कैलकुलेट करना है तो n+1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमने मोड देखा, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। नो मोड इफ नो वैल्यू रिपीट, जहां जो इसको आप इल डिफाइंड मोड भी बोल देते हो। वन मोड मतलब यूनी मॉडल, टू मोड मतलब बाई मॉडल, मोर देन टू, ये मोर देन टू नहीं, थ्री मॉडल, थ्री मोड के अंदर भी आपका ट्राई मॉडल आता है।
मोर देन 3 में आता है आपका मल्टी मॉडल। बेस्ट फॉर द कैटेगरिकल डाटा और व्हेन आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन वैल्यू इज यूजफुल। गॉट इट। आज की पूरी क्लास में किसी का कोई भी डाउट हो तो बताओ भाई। ये रिलेशनशिप भी हमने देखा, अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। ये हमने विद क्वेश्चन किया। चलिए अपनी क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विद अस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट अभी भी है तो ऑफ कोर्स आप लोग बता सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।